ये कहानी उस भारत की है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसी धरती जहां मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं बल्कि समृद्धि, कला और जीवन की खुशहाली उगती थी। जहां कारीगरों के हाथों में जादू था, जहां से निकलने वाला कपड़ा, मसाले और धन पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते थे और जहां की अर्थव्यवस्था विश्व का एक बड़ा हिस्सा संभालती थी। लेकिन यही समृद्धि एक दिन लालच का कारण बनी और समुद्र पार से आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में कदम रखा। उनके हाथ में हथियार नहीं बल्कि मुस्कान और सौदे का प्रस्ताव था, लेकिन उनका असली इरादा व्यापार नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जा करना था। उन्होंने सीधे युद्ध करने के बजाय चालें चली, भारतीय राजाओं के बीच फूट डाली, विश्वास को तोड़ा और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिर 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी ने भारत के इतिहास को बदल दिया, जहां बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन उनके ही सेनापति मीर जाफर ने लालच में आकर गद्दारी कर दी और रॉबर्ट क्लाइव की चाल सफल हो गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि भारत की आज़ादी पर पहला गहरा आघात था। इसके बाद अंग्रेजों ने खुलकर लूट शुरू की। बंगाल के खजाने खाली किए गए, सोना, चांदी और हीरे जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड भेजे जाने लगे और 1765 में जब कंपनी को दीवानी अधिकार मिले तो एक व्यापारिक कंपनी शासक बन बैठी। अब उनका मकसद शासन नहीं बल्कि शोषण था। किसानों से इतना अधिक कर वसूला गया कि उनके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। चाहे सूखा पड़े, बाढ़ आए या फसल खराब हो जाए, टैक्स देना अनिवार्य था। फिर आया 1770 का भयानक समय, जिसे ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1770 के नाम से जाना जाता है। जब सूखा पड़ा, खेत बंजर हो गए और लाखों लोग भूख से मरने लगे। लेकिन अंग्रेजों ने अपने भरे हुए गोदाम नहीं खोले बल्कि अनाज को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा अपराध था। इसके साथ ही भारत के प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग को भी नष्ट किया गया। ढाका की मशहूर मलमल और भारतीय कारीगरों के हुनर को खत्म करने के लिए भारी कर लगाए गए, करघे तोड़े गए, कारीगरों को प्रताड़ित किया गया, जिससे ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे समृद्ध व्यापारिक केंद्र उजड़ने लगे और भारत, जो दुनिया को कपड़ा देता था, खुद विदेशी कपड़ों पर निर्भर हो गया। अत्याचार बढ़ते गए और अंततः सन 1857 में वो चिंगारी भड़की जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है, जब मंगल पांडे की बगावत ने पूरे देश को जगा दिया। हिंदू, मुस्लिम, किसान, सैनिक सभी एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को अत्यंत क्रूरता से दबा दिया। हजारों लोगों को मार दिया गया, गांव जला दिए गए। फिर भी ये विद्रोह भारतीयों के दिलों में आज़ादी की आग जला गया। इसके बाद अंग्रेजी शासन और कठोर हो गया। उन्होंने रेल और अन्य व्यवस्थाएं तो बनाई, लेकिन उनका उद्देश्य भारत का विकास नहीं बल्कि संसाधनों की लूट को आसान बनाना था। ब्रिटिश शासन के दौरान अत्याचार सिर्फ जमीन और धन तक सीमित नहीं थे बल्कि समाज की इज्जत पर भी गहरे घाव किए गए। कई क्षेत्रों में महिलाओं को डर और असुरक्षित के माहौल में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांव में अंग्रेजी सैनिकों के आने की खबर भर से दरवाजे बंद हो जाते, माताएं अपनी बेटियों को छिपा लेती और पूरे परिवार में भय छा जाता। ये वो समय था जब सम्मान बचाना भी एक संघर्ष बन गया था। इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि सत्ता के नशे में चूर कुछ अधिकारियों और सैनिकों ने अपनी सीमाएं लांघी, जिससे समाज में गहरा आक्रोश और पीड़ा पैदा हुई। और फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर ने पूरे देश को हिला दिया, जब रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी चेतावनी के गोलियों का शिकार बने। ये घटना भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक बन गई। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हो गया। अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन ये आज़ादी बिना कीमत के नहीं मिली थी। इसके पीछे करोड़ों लोगों का संघर्ष, बलिदान और दर्द छुपा हुआ था। ये उन किसानों की कहानी है जो भूख से मर गए, उन कारीगरों की जिनका हुनर छीन लिया गया और उन वीरों की जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज हम जो आज़ादी का आनंद ले रहे हैं वो उनके बलिदान का परिणाम है और ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है। लोगों को पीटा जाता, मकसद सिर्फ एक था, भारतीय उद्योग की रीढ़ तोड़ना। और नतीजा, जो भारत सदियों से दुनिया को कपड़ा पहनाता था वो खुद नंगा हो गया। हमारे खेतों से कपास कौड़ियों के दाम पर खरीदी जाती, जहाज़ों में भरकर ब्रिटेन भेजी जाती, वहीं मैनचेस्टर की मिलों में उससे कपड़ा बनता और फिर वही कपड़ा भारत लाकर 10 गुना दाम पर बेचा जाता।
1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिखा, भारत के मैदान बुनकरों की हड्डियों से सफ़ेद हो गए हैं। लाखों बुनकर भूख से मर गए, लाखों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, जो कभी व्यापार के केंद्र थे, अब वीरान पड़े थे। अंग्रेज़ों ने भारत को सिर्फ लूटा नहीं, उन्होंने उसे बेरोजगार बनाया, लाचार बनाया, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र को सिर्फ एक बाजार बनाकर छोड़ दिया। लेकिन जब जुल्म हद पार करता है तो वो बगावत को जन्म देता है। किसानों की टूटी कमर, बुनकरों के कटे अंगूठे, अकाल में मरे करोड़ों लोगों की चीखें सब बारूद बन चुकी थीं। बस एक चिंगारी चाहिए थी, और वो चिंगारी अब जलने वाली थी। और फिर 1857 आया, वो साल जिसने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी। 10 मई 1857, ये वो तारीख थी जब भारत के सब्र का बांध टूट गया। बैरकपुर से उठी मंगल पांडे की चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। मेरठ से दिल्ली तक, झांसी से कानपुर तक, हर जुबान पर एक ही भावना थी, अब बस। किसानों ने हल छोड़ दिए, हाथों में तलवारें आ गई। जिन बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए थे, उन्होंने भी ईंट और पत्थर उठा लिए। पहली बार हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह का जवाब जिस क्रूरता से दिया, उसे इतिहास ने डेविल्स विंड कहा। आदेश साफ था, दया मत दिखाओ, जो भी बागी दिखे खत्म कर दो। पकड़े गए विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांधा गया और फिर तोप दाग दी गई। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये डर का संदेश था। ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे मीलों तक पेड़ों पर लाशें टांगी गईं, गांव जला दिए गए, हजारों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गईं। 1857 भले ही दबा दिया गया, लेकिन उसने अंग्रेजों को हिला दिया। लंदन में बैठी महारानी विक्टोरिया को समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को नहीं संभाल सकती। 1858 में कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। कहा गया, अब सुधार होगा, अब न्याय होगा। लेकिन क्या सच में कुछ बदला? नहीं। लुटेरा बदल गया था, लेकिन लूटने का तरीका वही था, बल्कि अब वो और व्यवस्थित हो गई थी। कोई आदेश की भीड़ हट जाए, सिर्फ एक शब्द बोला गया, फायर, और गोलियां चलने लगी। लगातार लगभग 10 मिनट तक। जब तक बारूद खत्म नहीं हुआ, वे नहीं रुके। लोग भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद था। घबराहट में कई लोग वहां मौजूद कुएं में कूद गए। कुछ ही पलों में वो कुआं मौन गवाह बन गया, उसका असली का। बाद में जनरल डायर ने कहा, मैं सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन डायर ये भूल गया, डर से कभी राष्ट्र नहीं मरते। खून जब धरती पर गिरता है तो वो बीज बन जाता है। जलियांवाला बाग की मिट्टी ने नए इनकलाबियों को जन्म दिया। भगत सिंह, उधम सिंह और अनगिनत नाम जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, लेकिन आज़ादी की नींव में हमेशा के लिए शामिल हैं। आखिरकार 200 साल की गुलामी, करोड़ों मौतों, अकाल, लूट और बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। अंग्रेज चले गए, लेकिन वे एक ऐसा देश छोड़ गए जो गरीबी से टूटा हुआ था, जिसे उन्होंने बांट दिया था। फिर भी आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। इसकी कीमत चुकाई है उन किसानों ने जो भूख से मरे, उन बुनकरों ने जिनका हुनर छीन लिया गया, और उन वीरों ने जिन्होंने तोपों के सामने सीना तान दिया। उन्होंने हमें लूटा, हमें तोड़ा, हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे हमारी दौलत ले जा सके, हमारा हौसला नहीं। और आज सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भर रही है, और ये उड़ान अब कोई नहीं रोक सकता।